स्टार्ट। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर की का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। सो डियर स्टूडेंट, इन सेकंड लेक्चर जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मीन्स डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, इट मीन्स रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है। और इसमें आप लोग ये देखेंगे कि कितने प्रकार के ये रूल होते हैं। तो उसमें हमने अपने पहले वाले वीडियो में इसका डिफिनेशन बता दिया हुआ था और इसकी टाइप भी मैंने बताई थी, लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया था। इस टाइप के बारे में थोड़ा बाकी रह गया था, केवल मैंने हेडिंग भी बताया हुआ था। तो सबसे पहले लिखेंगे आप, इसमें था द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, और दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पे निश्चित अनुपात का नियम। एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेंगे, निश्चित अनुपात का नियम। और फिर तीसरा आप देखेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। और फिर चौथा यहाँ पे आप देखेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और उसके बाद फाइनली पांचवा जो था डियर स्टूडेंट, ये था गैलुसैक का नियम। और अभी आप देखेंगे कि इसमें हम लोग सभी नियम्स के बारे में पढ़े हुए थे। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे सब नियम के बारे में। द्रव्य की अविनाशिता का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निश्चित अनुपात का नियम, फिर गुणित अनुपात का नियम, फिर व्युत्क्रम अनुपात का नियम, फिर गैलुसैक का नियम। थोड़ा जल्दी डिफाइन करेंगे। द्रव्य की अविनाशिता का नियम तो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ कि अकॉर्डिंग टू द्रव्य की अविनाशिता का नियम किसी भी पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इट मीन्स जैसे अगर हमारे पास कोई ए और बी टाइप का पदार्थ है, ए है 10 किलोग्राम और बी है 15 किलोग्राम, और ये मिल के बन रहे हैं ए बी, और यहाँ पे हो जाता है कितना बेटा हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा 25 किलोग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अब इसका मतलब ही यही है, अगर ऐसा हो जाता है, ये भी अगर 25 किलोग्राम हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दिस रिएक्शन, यहाँ कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज प्रूव दी, कौन सा नियम? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे कहेंगे। ये प्रूव कर देता है। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जिसे इसे जल्दी से आप वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ढेर सारे एग्जांपल हमारे पास होते हैं। जैसे अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहले कार्बन है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर कार्बन है, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा, बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दोनों केसेस में देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है। अगर है तो ठीक है, पहले बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको देखें बैलेंस करिए। ये तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ऑक्सीजन होगा, 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसमें क्या करिए, इनका वेट निकालिए। क्या देखिए, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, RHS के बराबर है कि नहीं। अगर है तो हमारा द्रव्य के अविनाशिता का नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप इनके द्रव्यमान सेम है, अभिक्रिया के फलस्वरूप इनके द्रव्यमान सेम है। जैसे देखिए
कार्बन का वेट देख ले बेटा, कार्बन का वेट कितना होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 टू जा बोलो बेटा 32 और ये हो जाएगा प्लस 12 इट मीन 44। आप ध्यान से देखिए कार्बन का और ऑक्सीजन का वेट जोड़ दिए तो इधर 44 हो जाएगा, इधर भी देखिए एक कार्बन है तो इतना हो जाएगा 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 इट मीन हो जाएगा 12 प्लस 32 इट मीन हो जाएगा 44। आप देखिए इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। इट मीन दिस केमिकल इक्वेशन इज प्रूव दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मीन्स रिएक्शन ऐसे भी कह सकते हैं रिएक्शन फॉलो अनुसरण करता है, रिएक्शन फॉलो अप द रूल्स मतलब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डियर स्टूडेंट, ये समझना बहुत जरूरी था आपको कि क्या मतलब द्रव्य के विनाशता का नियम क्या होता है, इस पर देखेंगे। अब इसको भी देख लीजिए क्या ये भी रिएक्शन जो है हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए ट्राई करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये तो आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि ये पूरा करेगा, फॉलो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका वेट यहाँ पे एक 12 मतलब कार्बन का वेट कितना होता है 12 और इंटू 2 कार्बन इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या एक ऑक्सीजन का वेट 16 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर कितना हो जाएगा 2। तो हमारा वेट जो आने वाला है इधर हो जाएगा 12 टू जा 24 और प्लस में 16 टू जा 32 और इधर होने वाला जो वेट है हो जाएगा 12 प्लस 16 और इन दोनों का मल्टीप्लाई बिकॉज 2 आगे है इन सबके। तो इधर जोड़ने वाला जो जोड़ बेटा देखो जब 4 और 2 से 6 और 3 to 5 56 इधर आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में का 56 आ रहा है, ये देखो 2 इधर है आपके पास, इसको जोड़ लेंगे 16 और 12 जोड़ेंगे तो 6 to 8 एंड 1 1 2 इट इज 2। ये भी आपका 56 आने वाला है। आप नेक्स्ट करके देख लीजिए, देखिए फिर इसी जल्दी से नोट करिए। डियर स्टूडेंट ये डियर स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 56, 56 इज इक्वल 56 आया हुआ है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड है। इट मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा नियम है निश्चित अनुपात का नियम। इट मीन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम, इसे इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। This is very very important because dear student it will come in use in any chemical reaction for balancing and all properties. So let's start our second rule is law of constant proportion. Yeah. So अब इसे क्या समझेंगे हम? देखिए इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो उसे हम कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित मास से, निश्चित भार से रासायनिक संयोग करता है और उनका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो निश्चित होता है, इसीलिए इसको निश्चित लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए कैसे, अभी एग्जांपल से समझेंगे तो और स्पष्ट समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि व्हेन, डिफिनेशन डिफाइन कर लीजिए इसको, व्हेन 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट react together when 2 are more than 2 element react with a definite mass of a particular element, and make definite ratio
definite ratio is known as law of constant proportion. Law of constant proportion. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल डियर स्टूडेंट. अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. देखिए जैसे हमारे पास अभी जल्दी से इसे डिफिनेशन को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं. जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट. इसे जल्दी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, जैसे कार्बन को ध्यान से देखिएगा. नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं. देखिए नाइट्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास और सल्फर है हमारे पास, मान लेते हैं. सॉरी डियर स्टूडेंट, या फिर कार्बन है हमारे पास, मान लेते हैं. तो ये इस तरीके से देख लीजिए. जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड NO2. और यहाँ जो बनने वाला है ये हो जाएगा कार्बन नाइट्राइड में CN3 C4N3 डियर स्टूडेंट. ये लीजिए. अब पहले हम देखते हैं कि क्या ये जो भी रिएक्शन बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो एक निश्चित भाग से मतलब का रेशियो एक निश्चित रेशियो होता है कि नहीं होता है. ये देखेंगे इनके वेट में. देखिए जैसे कार्बन नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14 और प्लस ये एक नाइट्रोजन का वेट तो 14 हो गया. फिर एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 और दो ऑक्सीजन इसलिए 16 पूजा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 और 16 पूजा 32 प्लस 14 इट मीन 46 वेट होने वाला है नाइट्रस ऑक्साइड का. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं हम. कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट होने वाला है ये है कार्बन का 12 और प्लस एक कार्बन 16 एक ऑक्सीजन 16 दो ऑक्सीजन तो 2 का मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 टू 32. सो टोटल 44 आने वाला है. देखिए 44 आ गया इसका वेट. और इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा कार्बन का 1 कार्बन का 12 और ये 4 कार्बन इसलिए 4 का मल्टीप्लाई प्लस नाइट्रोजन का ये 14 3 नाइट्रोजन तो 3 का मल्टीप्लाई ये 12 4 जा. देखिए ये हो जाएगा 48 और फाइनली यहाँ पे होने वाला है हो जाएगा 57. देखिए सॉरी 52 होने वाला डिवीजन. 4 3 12 का 2 देख लीजिए. 4 3 12 का 2 वहां से 1 और 3 का 3 और 1 4 42 होने वाला है. और यहाँ 48 होने वाला है. ठीक. अब देखिए इन सबको वेट ऐड कर लीजिए. ये हो जाएगा 2 8 10 का 0 वहां से कैरी कितना 1 और 4 4 8 और 9 1 करिए 19 हो गया. ये मतलब ये कि इसका वेट 90 है, इसका वेट 46 है और यहाँ भी जो वेट है वो 44 है. हम लोग देखेंगे क्या इसका रेशियो जो है वो इक्वल आने वाला है कि नहीं है. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये रिएक्शन निश्चित अनुपात के नियम को फॉलो नहीं करेगा. ये हो जाएगा आपका 44 रेशियो 46. ये आपका कटेगा हो जाएगा 4 का 4 फिर 4 का 4. यहाँ पे ये 2 से कटेगा, फिर अभी 2 से कटेगा. जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 22 और इधर होने वाला है तो 23. ठीक है. अभी इसको फिर से जब काटेंगे तो ये आपका आएगा, ये रेशियो में अभी आने वाला नहीं है. इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन हमारा निश्चित अनुपात के नियम का फॉलो नहीं कर पा रहा है. देखिए ये रेशियो में नहीं है, एक निश्चित रेशियो में नहीं है. देखिए जो इसका रेशियो बनने वाला है वो इसे हम कहेंगे कि ये अविभाज्य नंबर आ गया है. इट मीन्स ये अलग संख्या आ गई है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल. देखिए हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं. जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं या फिर हाइड्रोजन को सल्फर के साथ बर्न करते हैं या फिर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम
जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करेंगे तो क्या बनने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने के बाद बनने वाला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, ये बनेगा। अब इन सबको देखते हैं कि क्या इनका भी वेट इक्वल है कि नहीं, रेशियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिएक्टेंट इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए वहां पे हो जाएगा कैल्शियम का वेट 20, सॉरी डियर स्टूडेंट 40, बिकॉज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कार्बन का वेट कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का वेट 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इधर ये लेफ्ट हैंड साइड का वेट हो गया। पहले इसे बैलेंस भी करना था, क्या ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है, यस डियर स्टूडेंट बैलेंस है। जब तक कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है वो गलत माना जाएगा, उसे बैलेंस करने के बाद ही हम उसमें कोई भी नियम लगाएंगे। चलिए देखते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 40, तो ये वेट हो गया आपका 40 प्लस 12 प्लस 16 त्रिज्या, देखिए 48 आने वाला है, 16 त्रिज्या 48। इधर भी देख लेते हैं, इधर क्या है, इधर है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम का 40 और प्लस एक ऑक्सीजन का 16 प्लस कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होने वाला है बेटा, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन हो जाएगा 16 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 16 टू 32। देख लीजिए ये 2 और 2 4 6 10 और 0 कैरी 1 3 1 4 और 1 5 4 9 और ये कैरी था तो कितना हो जाएगा 100। इधर भी वेट करेंगे कितना आता है, मतलब सॉरी ऐड करेंगे, देखिए A2 10 0 कैरी 1 4 1 5 4 9 और 1 कैरी 100। सो डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये 100 इज इक्वल 100, इट मीन्स यहाँ भी जब इनका रेशियो निकालेंगे हम तो एक निश्चित अनुपात में आएंगे, इट मीन्स 1:1 आ रहे हैं यहाँ पे, 1 अनुपात 1 अनुपात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा ऐसे ही आने वाला है। सो अब हम अपने अगले नियम की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला नियम है हमारा गुणित अनुपात का नियम, इट मीन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए इसमें क्या है कि व्हेन, यहां नोट कर लेंगे इसका डिफिनेशन, व्हेन 2 आर मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट react with a particular element and for different type compound is known as law of, डियर स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे कि पार्टिकुलर एलिमेंट एंड फॉर डिफरेंट टाइप कंपाउंड in a multiple
in a multiple form, it known as law of multiple proportion. Law of multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. यस यस, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है. तो वीडियो पॉज करिए और इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे अगला हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम है. व्युत्क्रम अनुपात का नियम का मतलब क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. व्युत्क्रम अनुपात का नियम का मतलब होता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इसको भी हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़े, बट अब इसमें क्या करना है, इसको फिर से एक बार रिवाइज करना है. हम देखिए तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ. डियर स्टूडेंट, और आप सब अच्छे से नोट करते रहेंगे क्लास को. जब भी पढ़ने बैठे कॉपी पेन लेकर बैठे और अपने साथ पानी भी रखें, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ पानी पीना बहुत जरूरी होता है बच्चों. जैसे हमारे स्केच गोइंग चाहिए उसी तरीके से हमें पानी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. आप देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम. इट मीन्स होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम. व्हेन, यहाँ नोट कर लेंगे डियर स्टूडेंट, हमारा इससे थोड़ा कम चल रहा है. व्हेन टू आर more than two elements react and for different compound in the reciprocal form, with weight this rule is known as law of reciprocal proportion. So dear students, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल. इसे वीडियो पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अगला हमने एक रूल्स बता दिया हुआ अभी, वो है हमारा गैलुसिक लॉ. उसे भी पढ़ेंगे. पहले व्युत्क्रम नियम कर लेते हैं. देखिए जैसे हमारे पास है कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्शन करेगा बनेगा कार्बन हाइड्राइड, और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करने वाला बनेगा H2O. अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें समझना ये है कि क्या इनका वेट जो आ रहा है, जो रेशियो आ रहा है, वो इनके रेसिप्रोकल है कि नहीं है, वो हमको देखना है. इनमें रेसिप्रोकल होने का मतलब कौन प्रूव करेगा कि इनका जो गुणांक आना चाहिए, वो जो रेशियो आना चाहिए वो 1:2 आना चाहिए. मतलब इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर आना चाहिए, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या आना चाहिए. इस बात को ध्यान रखिएगा. तो हमें यहाँ क्या करना है, देखिए कार्बन है और इसका वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 × 2 हो जाएगा 12 प्लस 32 हो जाएगा 44. इट मीन्स यहाँ वेट करने वाला 44, यहाँ का वेट करेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ का वेट करेंगे तो जाएगा 25, सॉरी यस 25. अब आप ये बताइए, मुझे समझना हमें ये है
कि ये ऑक्सीजन यहाँ रिएक्शन करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही ऑक्सीजन यहाँ रिएक्शन करके बना रहा है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इन दोनों का रेशियो हमें चेक करना है कि जो ये अलग अलग तत्व हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये डिफरेंट मतलब दो या दो से अधिक तत्व हैं जो आपस में अभिक्रिया करके देखिए नए नए यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और कार्बन हाइड्राइड बना रहे हैं। तो इनमें हमको ये देखना है कि ये एक एलिमेंट पार्टिकुलर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जुड़कर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। तो इधर कितना वेट इसका है और इधर कितना वेट इसका है, इधर कितना रेशियो है, इधर कितना रेशियो है, उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो हमें पता हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बेटा, कार्बन का वेट कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये तो हो जाएगा 44, अभी आप निकाल के रखे हैं। फिर 44 का मतलब ये होता है कि इसका वेट भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा 12 रेशियोज, ये हो जाएगा 32 BS2। अभी काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 4 से काट लेते हैं तो 4 3 12 और 4 8 32, 3 रेशियो रेट आ रहा है यहाँ पे। अब उधर देख लेते हैं, उधर बेटा क्या है, उधर देखो हाइड्रोजन का वेट कितना है, हाइड्रोजन का है 1 और 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस में है एक ऑक्सीजन का वेट 16, तो कर लेंगे 2 + 16 16, हो जाएगा 18। अब इनका वेट जब देखेंगे हम तो हो जाएगा 2 रेशियोज 18, इट हो जाएगा 1 रेशियो 8। देखो 1 रेशियो 8 आ रहा है और वहां पे आ रहा है क्या 3 रेशियो 8। ठीक है, अब उसको देखेंगे हम, ये इन दोनों का रेशियो निकाल के दिखाओ। ये हो जाएगा 3/8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1/8, ये 3/8 और जब रेशियो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/1, इसमें 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसल, और जो बनेगा हो जाएगा मतलब ये 1:3 पीस। ये इसके रेशियो में तो है बट एक कांस्टेंट मतलब स्मॉलेस्ट इवन नंबर नहीं मिल पाया हमें, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ये भी रूल हमारा विक्रम अनुपात के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम वे रिएक्शन देखेंगे जो विक्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं, वो उसको भी देखेंगे। देखिए जैसे देखिए, जब हमारे पास कार्बन हो, ऑक्सीजन हो और सल्फर हो तो फिर क्या ये होने वाला है, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। बेटा ध्यान से देखो कि सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा SO2, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बनाएगा CO2, कार्बन सल्फर से रिएक्शन करेगा बनाएगा C2S, इट मींस कार्बन सल्फाइड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो कितना है। तो वहां पे सल्फर देखा जाए तो सल्फर कितना है, 32 है उसका वेट, और रेशियो में है एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 वो भी हो जाएगा, इट मींस 1:1 में है ये। इसको भी देख लेते हैं। तो ये आप देखिए, सल्फर यहाँ पे है तो कार्बन का वेट कितना है, इसको देखेंगे बेटा, कार्बन का वेट कितना है 12 है, इंटू 2 कार्बन तो 24 हो जाएगा, और एक सल्फर है कितना हो जाएगा। इसे बैलेंस भी करना बहुत जरूरी होता है बेटा, ध्यान दो, पहले बैलेंस कर लेंगे उसके बाद ही समझेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन है और सल्फर से रिएक्शन किया तो बनेगा C2S, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, ये सल्फर बैलेंस हो गया। अब जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बैलेंस है। अब जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो ये भी जो बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बैलेंस है। ये बैलेंस नहीं था तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे देखो बेटा ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, मतलब 24 डिवाइडेड 32, और यहाँ पे देख लेते हैं ये भी हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 32। तो अब ये बताइए आपकी यहाँ भी तो रेशियो वही आ रहा है, रेशियो आ रहा है 1/, देखिए इसे कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 32 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा फिर से 24 डिवाइडेड बाई 32, यहाँ पे कर लेंगे जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 32 है ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 24, 32 से 32 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, आने वाला जो आंसर है वो बनाएगा इट मींस 1:1। तो ये इसका मतलब ये है कि ये वितरण अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम लोग पढ़ेंगे अगला हमारा जो नियम है गैलुसेक लॉ, ठीक है। गैलुसेक लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंस है, उसे पढ़ेंगे हम। डियर स्टूडेंट, अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये है गैलुसेक लॉ। मतलब इसे देखेंगे, इसमें आपको समझना होगा कि निश्चित या फिर सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर अभिकारक पदार्थ में प्रयुक्त गैसें उत्पाद पदार्थ के गैसों के आयतन के बराबर होता है। गैसों के आयतन के बराबर होता है। Dear student, I have to teach you in English in this rules. So first we have to write that the volume of reactant should be equal to the volume of product at normal temperature pressure NTP पर बेटा याद देना, सामान्य ताप एवं दाब पर 21 NTP। इसे नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे अगला रूल, जो एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि क्या उसका गैसों के आयतन समान होते हैं कि नहीं होते हैं, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। चलिए वीडियो पॉज करिए और नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न 5 टाइप्स ऑफ रूल। हम लोगों ने भी पढ़ लिया हुआ है। अब हम 5वें प्रकार के नियम का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। आप इसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी चीजें समझ नहीं आएंगी डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल ओपनली यू कैन कमेंट ऑन वीडियो, और आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आप रख सकते हैं जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमारे पास है Cl2 प्लस H2, ये दोनों हाइड्रोजन गैसें हैं। यहाँ 1 लीटर है क्लोरीन और 1 लीटर है हाइड्रोजन। इधर जो बनने वाला ये बनेगा HCl। अब इसे जैसे हम बैलेंस कर लेंगे, जाएगा 2। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 2 लीटर है। देखिए कभी भी अगर नहीं लिखा रहेगा तो हम 1 मान लेंगे। यहाँ भी नहीं लिखा था तो हमने 1 मान लिया। ये 1 लीटर है, 1 मॉलिक्यूल्स है, ये भी 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है। तो एक मॉलिक्यूल से एक इकाई होता है, 1 लीटर मान सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज इक्वल, यहाँ पे 2 लीटर है, तो 2 लीटर इज इक्वल 2 लीटर। इट मीन्स ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्लोरीन और हाइड्रोजन का जो आयतन होता है, मतलब जो आयतन का योग होता है, वो बराबर होता है अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ, डियर स्टूडेंट गैलुसेक लॉ, एंड many laws just we have learned today. So I hope आप सब एक बार फिर से बात ध्यान सुनेंगे कि जब भी आप पढ़ने बैठे
जब भी आप वीडियो लेकर बैठे हैं तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए, हर चीज नोट करिए अच्छी तरीके से, और उसमें जो भी चीज समझ ना आए उसे कमेंट में पूछिए। थैंक यू।